मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 1 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने जिक्र किया है कि समाज के रीति रिवाजों में, आचार व्यवहार में, परंपराओं में, प्रथाओं में जो परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन के नाम से हम सभी जानते हैं। इस सामाजिक परिवर्तन के कई कारक होते हैं, उनकी अपनी कई विशेषताएं होती हैं। आज के व्याख्यान में हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के मुख्य रूप से 2 सिद्धांत हैं। एक है चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिकल थ्योरी, और दूसरा है रेखीय सिद्धांत। सबसे पहले हम चक्रीय सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसमें जैसे साइकिल का चक्र बार बार ऊपर नीचे आता रहता है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन और दिन के बाद फिर से रात होते हैं, वही चक्रीय सिद्धांत का कहना है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज जो नीचे है कल ऊपर जाएगा, ऊपर जो है सो नीचे आएगा, साइकिल के चक्के की भांति। इसीलिए इसको साइक्लिकल थ्योरी कहा जाता है। इसमें कई विद्वानों ने अपना सिद्धांत दिया है। सबसे पहले पेरेटो ने जो अपना चक्रीय सिद्धांत दिया है, उन्होंने पेरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्र को समझाने के लिए सामान्य वर्ग और विशिष्ट वर्ग का वर्णन किया है और बताया है कि समाज का विशिष्ट वर्ग अपना वैभव और स्तर समाप्त होने पर सामान्य वर्ग में आ जाता है, और जब सामान्य वर्ग अपने गुणों का विकास करके ऊपर उठता है तो वह विशिष्ट वर्ग में पहुंच जाता है अपनी क्षमता के द्वारा। इस प्रकार से इन दोनों वर्गों की गति जो है वो चक्रीय होती है। वो समझाते हुए कहते हैं, उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि जैसे फैशन है, तो आज से 20 साल पहले जो फैशन था वह बीच में बदल गया और फिर से वही फैशन आ जाता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि प्रत्येक वस्तु कुछ समय के बाद अपने फिर से पुरानी अवस्था में फिर से आ जाती है। इसमें एक उतार चढ़ाव का भी सिद्धांत है, फ्लक्चुएशन थ्योरी। पीट्रीम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक तत्वों में उतार चढ़ाव के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की है। उनके अनुसार संस्कृति के 3 रूप है: भावात्मक संस्कृति, संवेदनात्मक संस्कृति तथा आदर्शात्मक संस्कृति। इन तीनों रूपों में हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। उनके अनुसार पिछले 25 वर्ष में जो परिवर्तन हुए वे इन रूपों में उतार चढ़ाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो अपने सामाजिक परिवर्तन के 5 आधार बताते हैं। पहला आधार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव में व्यक्त होता है। दूसरा आधार यह चेतनात्मक संस्कृति एवं भावनात्मक संस्कृति में अंतर बताते हैं और कहते हैं कि चेतनात्मक संस्कृति में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ या स्वाद ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों से हमारी इंद्रिय जनित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति होती है, जबकि भावनात्मक संस्कृति का संबंध इंद्रियों से नहीं
बल्कि विचार, भावना, आत्मा अथवा ईश्वर से। इस सत्य की खोज भौतिक चीज़ों में नहीं बल्कि ईश्वरीय साम्राज्य में की जाती है। तीसरा आधार सोरोकिन ने जो उतार चढ़ाव का तीसरा सिद्धांत दिया है वह है सीमाओं का सिद्धांत। इनके अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को विपरीत दिशा में मोड़ना पड़ता है, अर्थात पहले की व्यवस्था के स्थान पर दूसरी व्यवस्था का जन्म होता है। और क्योंकि प्रत्येक व्यवस्था की, चाहे वह कितनी भी अच्छी और बुरी क्यों ना हो, उसको पनपने, आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए उनकी भी अपनी एक सीमा होती है और उस सीमा के बाद उसमें बदलाव आने लगता है। चौथा आधार सोरोकिन कहते हैं कि सांस्कृतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन होता है ये होता तो ज़रूर है लेकिन ये अनियमित रूप से होता है, अर्थात सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के उतार चढ़ाव को किसी निश्चित बंधन में नहीं बांधा जा सकता। पांचवा आधार सोरोकिन बताते हैं कि यह स्वाभाविक परिवर्तन है। इसमें होने वाले परिवर्तन का कारण परिवर्तन लाने वाली शक्ति स्वयं संस्कृति की अपनी प्रकृति में ही अंतर्निहित होती है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कि संस्कृति के अंदर ही क्रियाशील कुछ शक्तियों का परिणाम होता है। स्पेंगलर ने भी सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार ऋतुओं में एक निश्चित क्रम चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृतियाँ निश्चित अवस्था में परिवर्तित होती रहती है। जैसे शरद ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब जो ऋतुएँ आती रहती हैं और ये प्रत्येक वर्ष फिर से अपने आप को दोहराती रहती है, तो स्पेंगलर इसी के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। टायनवी ने सभ्यताओं के विकास, स्थिरता एवं पतन को चक्रवत रूप में समझाया है। उनका कहना था कि प्रत्येक सभ्यता की उन्नति एवं अवनति होती है। इस तरह से हम देखें तो चक्रीय सिद्धांत में भी कई दोष हैं। इसमें परिवर्तन को अनिवार्य और दार्शनिक तथा चक्रीय गति से होने वाला माना गया है, जो कि व्यवहारिक रूप से हम देखें तो ये सदैव उसी रूप में होता है ऐसा नहीं है। यह तथ्यों पर आधारित है और सामाजिक परिवर्तन को पूरी तरीके से समझने में सहायक नहीं है। इतिहास में सदैव पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस तरह से ये जो चक्रीय सिद्धांत है ये एक पक्षीय है इसमें, और साथ ही साथ ये अधूरा भी है। नेक्स्ट है दूसरा रेखीय सिद्धांत, लीनियर थ्योरी। ये सामाजिक परिवर्तन का वह स्वरूप है जिसमें परिवर्तन की दिशा सदैव ऊपर की ओर होती है। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को कभी रिपीट नहीं करता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक के विचार को हम देखें तो इसमें सबसे पहले अगस्ट कॉम्टे ने बताया है कि बौद्धिक विकास के 3 स्तर हैं जिनमें से प्रत्येक समाज गुजरता है। ये स्तर सामाजिक परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसमें सबसे पहला है धार्मिक अवस्था। इसमें सभी वस्तुओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर दी जाती है। दूसरा है तात्विक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। इसमें वस्तुओं के गुणों तथा व्यक्ति अपने अस्तित्व के बारे में थोड़ा बहुत विचार करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद की अवस्था आती है वैज्ञानिक अवस्था। इसमें प्रत्येक घटना की व्याख्या वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट हर्बर्ट स्पेंसर जो है उनका विचार है कि सामाजिक परिवर्तन एक सरल रेखा में निरंतर आगे की ओर
बढ़ता रहता है। वो कहते हैं कि आज का मानव 3 अवस्थाओं से गुजर करके बना है। आज की जो हमारी स्थिति है, मानव समाज की स्थिति है, पहले बन्यावस्था थी, फिर बाद में बर्बर अवस्था आया, और तब आज की जो अवस्था है वो सभ्य अवस्था है। इस तरह से 3 अवस्थाओं में हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि ये समाज का परिवर्तन बढ़ता रहता है, होता रहता है। एल.टी. हॉबहाउस ने मानव इतिहास की बौद्धिक स्तर पर 5 अवस्था बताई है। पहले कहते हैं कि पूर्व शिक्षित समाजों में स्पष्ट विचारों का प्रारंभ। सबसे पहले शिक्षित समाज में स्पष्ट विचार शुरू हुए। उसके बाद प्राचीन पूर्व में आद्य विज्ञान, जैसे बेबीलोन, मिस्र तथा प्राचीन चीन में जो आद्य विज्ञान का विकास हुआ। फिर कहते हैं कि बाद के पूर्व लेटर ईस्ट में चिंतन की अवस्था, जैसे चीन, फिलिस्तीन तथा भारत में 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक जो चिंतन की अवस्था। ग्रीक में आलोचनात्मक एवं व्यवस्थित विचारों की अवस्था। इसके बाद है लगभग 16वीं शताब्दी में आधुनिक विचारों का विकास होता है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने भी रेखीय सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया है, और उन्होंने बताया है कि समाज में जो परिवर्तन होता है वो आर्थिक आधार पर होता है। उनका कहना है कि प्रौद्योगिकी यानी उत्पादन की साधनों में परिवर्तन से समाज की आर्थिक संरचना में बदलाव आ जाता है, और आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण समाज की अन्य व्यवस्थाओं में भी बदलाव आ जाता है। जैसे समाज का जो क्या वैधानिक है, क्या सामाजिक है, और समाज का विचार, राजनीतिक स्थिति, आध्यात्मिक व्यवस्था, इन सब में भी बदलाव आ जाता है। मार्क्स कहते हैं कि समाज में 2 वर्ग पाया जाता है। एक वर्ग अमीर, जिसके पास उत्पादन के साधन है और जो शोषक वर्ग है, और दूसरा है गरीब, जिसका शोषण ये लोग करते हैं, उसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, उसे मार्क्स सर्वहारा वर्ग कहता है। मार्क्स की धारणा है कि इन दोनों वर्गों का जो हित है वो परस्पर विरोधी है। शोषक वर्ग जो है उसका हित है इन गरीबों का शोषण करना, और शोषित वर्ग का हित है अपने आप को इन अमीरों के शोषण से बचाना। इसलिए कहते हैं कि दोनों का हित जो परस्पर विरोधी है, इसलिए मार्क्स कहते हैं कि इन दोनों में संघर्ष अनिवार्य है, और वो भविष्यवाणी करते हैं कि इस संघर्ष में सर्वहारा की जीत निश्चित होगी। और इसी सिद्धांत को उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, और ये कार्ल मार्क्स का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ये है कि वो कहते हैं कि किस तरह से आदिम साम्यवादी समाज से दास अवस्था से फिर वो सामंती अवस्था के बाद पूंजीवादी अवस्था, और पूंजीवादी अवस्था का अगला चरण वो बताते हैं कि ये साम्यवादी अवस्था आएगी, और इस तरह से एक रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट है कोजर का सिद्धांत। कोजर का सिद्धांत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म है, उस संघर्ष का प्रकारवाद है। उसने अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में अपने सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद कहा। उनका कहना है कि लोगों की जो ये धारणा है कि सामाजिक संघर्ष में केवल विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न होते हैं, ये धारणा गलत है। कोजर ने 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। पहला रियलिस्टिक, वो कहते हैं कि वैसे संघर्ष जो कुछ लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणामों को प्राप्त करने के अनुमान से होते हैं, वो यथार्थवादी संघर्ष है।
इनमें एक पक्ष का उद्देश्य दूसरे पक्ष को नष्ट करना नहीं होता है, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जैसे निर्वाचन में दो प्रत्याशी भाग लेते हैं तो वो अपना अपना जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरा है नॉन रियलिस्टिक, अयथार्थवादी। इसमें जो है लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होता, इसमें आक्रमण स्वयं विरोधी पक्ष पर किया जाता है। इसमें इनकी सोच होती है कि हमें कुछ मिले ना मिले, विरोधी पक्ष को नुकसान जरूर पहुंचा देना है। जैसे कोई कैंडिडेट निर्वाचन में इसलिए खड़ा हो जाता है कि वह खुद जीते या न जीते, लेकिन वह जो उसका प्रतिद्वंदी होता है उसको वह जीतने नहीं देगा, और इस लक्ष्य से वह इस लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ता है। तो ये अयथार्थवादी है। डेहरनडोर्फ ने भी रेखीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये भी रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं। डेहरनडोर्फ ने जो किताब लिखी है स्ट्रगल फॉर अथॉरिटी, उसमें डेहरनडोर्फ का मत है कि संघर्ष का बीज प्रत्येक सामाजिक संरचना में सन्निहित होता है। समाज का प्रत्येक भाग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष के कारण होते हैं। डेहरनडोर्फ के शब्दों में ही संरचना में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न ढंग वर्ग संघर्ष के विभिन्न ढंगों के साथ साथ बदलते रहते हैं। वर्ग संघर्ष जितना तीव्र या प्रचंड होगा उतना ही आमूल परिवर्तन होगा। वर्ग संघर्ष जितना अधिक हिंसात्मक होगा, संरचना में जो परिवर्तन होगा वह उतना ही ज़्यादा आकस्मिक होगा। कहते हैं डेहरनडोर्फ कि सत्ता संरचना में सदैव शासक और शासित के संबंध निश्चित होते हैं। शासक जिसके पास सत्ता होती है वो आदेश देते हैं, और जिसके पास कम सत्ता है वो आदेशों का पालन करते हैं। सत्ता के असमान बंटवारे में परस्पर विरोधी स्वार्थ समूहों का निर्माण होता है। सत्ता की यह संरचना ही संघर्ष का आधार है। वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन वास्तव में सत्ता व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन है। वेवलन का सिद्धांत। वेवलन ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में लिखा है कि मानव जीवन में जो हैबिट है यानी आदत है और मानसिक अनुशासन, उसको लाने वाले महत्वपूर्ण अभिकरण वे हैं जो मानव जीवन के कार्यों में स्वाभाविक रूप से संबद्ध है। जो मानव जीवन के कार्यों से जुड़े हुए हैं वही मानव की आदतों को और उसके मानसिक अनुशासन को बदलते हैं। वेवलन के अनुसार जैसे अमीर व्यक्ति है वह आराम तलब वर्ग का अंग है जो कि सामाजिक प्रगति के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला है। यह किसी समुदाय को एक औद्योगिक या आर्थिक यंत्र न्यास के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी संरचना का निर्माण आर्थिक संस्थाओं के कारण होता है। ये संस्था भौतिक पर्यावरण में समुदाय की जीवन की प्रक्रिया को चलाने वाली आदतों की पद्धतियां हैं। सांस्कृतिक दशाओं और उसकी प्रौद्योगिकी के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में जहां व्यक्तिगत रूप में कुशलता, हस्तकौशल और निर्णय ये महत्वपूर्ण होते हैं, वहां यंत्र के द्वारा अवैयक्तिक उत्पादकता और उसके द्वारा पैदा होने वाली विशेषताओं के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था के प्रौद्योगिक आधार में परिवर्तन होता है, क्योंकि मानव शक्ति के स्थान पर यांत्रिक शक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है। नवीन कुशलताएं बार बार आती रहती हैं और पुरानी कुशलताएं नष्ट होती जाती हैं। इसका कारण ये है कि शारीरिक योग्यता के स्थान पर नए व्यवसाय जैसे डिजाइनर, इंजीनियर, मशीन मैन आदि नए प्रकार के जो मानसिक लक्षणों की मांग करते हैं, यंत्र न्यास के नियंत्रण के कारण शक्ति का विचार स्वयं बदल जाता है।
ए टायनवी ने भी अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। उसने 21 सभ्यताओं का अध्ययन करके सभ्यताओं के विकास का एक सामान्य प्रतिमान ढूंढा और सिद्धांत का निर्माण किया। उनके सिद्धांत को चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत कहा जाता है, चैलेंज एंड रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। उनका विचार है कि प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति एवं मानव द्वारा चुनौती दी जाती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन की ज़रूरत होती है, उसके साथ एडजस्ट करना होता है। व्यक्ति इस चुनौती के उत्तर में सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करता है। इसके बाद भौगोलिक चुनौतियों के स्थान पर सामाजिक चुनौतियां आती हैं। ये चुनौतियां समाज की आंतरिक समस्याओं के रूप में बाहरी समाज के द्वारा दी जाती है। जो समाज इन चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर लेता है वह जीवित रहता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह नष्ट हो जाता है। जैसे सिंधु व नील नदी की घाटियों में ऐसा ही हुआ। प्राकृतिक पर्यावरण ने वहाँ के लोगों की चुनौती दी, जिसका उत्तर उन्होंने निर्माण के द्वारा दिया। इन दोनों सिद्धांतों में हम देखें तो ये प्रमुख अंतर ये है कि रेखीय सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन को निश्चित एवं पूर्व निर्धारित माना जाता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत ऐसी मान्यता को स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट, रेखीय सिद्धांत विकासवादी विचारधारा पर आधारित है, जबकि चक्रीय सिद्धांत इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता है। रेखीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन सदैव निरंतर रूप से आगे की ओर होता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की गति चक्रीय होती है, यानी ऊपर नीचे होती रहती है। रेखीय सिद्धांत की मान्यता ये है कि इतिहास कभी अपने आप को दोहराता नहीं, जबकि चक्रीय सिद्धांत कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता रहता है। इस तरह से रेखीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन की गति आरंभ में धीमी होती है और एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने के बाद यह तेज़ी से होने लगता है, जबकि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार एक विशेष परिवर्तन किसी निश्चित अवधि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह से रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत की अपनी मान्यताएं हैं। चक्रीय सिद्धांत ये मान्यता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर है कि सब कुछ दोहराव परिवर्तन जो है वो अपने आप को दोहराता रहता है, जबकि रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, बल्कि एक निश्चित क्रम में निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाता है। दोनों सिद्धांत की अपनी मान्यताएं हैं और इनके द्वारा ये सामाजिक परिवर्तन की बात कहते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही।